नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023 की चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स देखेंगे, साथ ही साथ यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, सीपीएफओ, एपीएफसी तथा अन्य स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका सिलसिलेवार व्याख्यान भी देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। हमारा आज का टॉपिक है भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बन गया है। वासेनार व्यवस्था, जिसको हम द वासेनार एग्रीमेंट कहते हैं, एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं, डबल यूज गुड्स एवं तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। वासेनार नाम द हेग, नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर सबर्ब के नाम से लिया गया है, जहां यह समझौता 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था। इस व्यवस्था का औपचारिक शुरुआत 1996 में हुई थी। इसका सचिवालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। 2017 में भारत इस व्यवस्था का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र के 4 स्थायी सदस्य इसके सदस्य हैं, जिसमें से रशिया, अमेरिका, फ्रांस और यूके हैं। चाइना इसका सदस्य नहीं है। स्मरणीय तथ्य, 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पर वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र प्लेनरी की अध्यक्षता ग्रहण की। ज्ञातव्य है कि 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 के मध्य वियना में वासेनार व्यवस्था की 26वीं वार्षिक पूर्व बैठक प्लेनरी मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस बैठक में ही भारत को वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बनाया गया या उसकी अध्यक्षता सौंपी गई। अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल 1 साल का होगा, जो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक होगा। आयरलैंड ने भारत को वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता सौंपी है, तो भारत ने आयरलैंड से वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह प्रथम अवसर है जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। अब कुछ और एग्रीमेंट देख लेते हैं, अन्य बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएं। सबसे पहले जांगर समिति, जांगर कमेटी। इसे एनपीटी निर्यातक समिति, एनपीटी एक्सपोर्टर्स कमेटी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में 39 कंट्रीज इसके सदस्य हैं। भारत इस समिति का सदस्य नहीं है। दूसरी है एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का समूह है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी, जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, जब परीक्षण किया था, न्यूक्लियर परीक्षण भारत ने पहला किया था। बुद्धा इज स्माइलिंग। वर्तमान में इसके 48 सदस्य हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया समूह। यह विश्व के देशों का एक औपचारिक मंच है, अनौपचारिक मंच है। यह विश्व के देशों का एक अनौपचारिक मंच है। स्थापना 1985 में। 2018 में भारत इसका सदस्य बना। वर्तमान में सदस्य हैं 43। अब है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। स्थापना 1987। 2016 में भारत इसका सदस्य बना। वर्तमान में इसके सदस्य हैं 35। अगला टॉपिक है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022। मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स HFI के तहत व्यक्तिक यानी पर्सनल, नागरिक यानी सिविल, आर्थिक यानी इकोनॉमिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। जनवरी 2023 में वाशिंगटन डीसी स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से HFI 2022 जारी किया गया। कैटो इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी का और कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट, दोनों ने HFI 2022 को जारी किया है। फिर इस सूचकांक का 8वां वार्षिक संस्करण यह था और HFI 2022 में वर्ष 2020 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, 2020 के आंकड़े हैं, इसमें 165 देशों को शामिल किया गया है। वैश्विक जनसंख्या के 98.1% हैं ये 165 देश। HFI 2022 में टॉप 3 कंट्रीज देख लेते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे पर कौन है? स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और एस्टोनिया। तो स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे 8.94 स्कोर के साथ, न्यूजीलैंड दूसरे पर है 8.75 स्कोर के साथ, एस्टोनिया तीसरे पर है 8.73 स्कोर के साथ। और स्विट्ज़रलैंड और एस्टोनिया ये कौन सी कंट्रीज़ है? यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। न्यूजीलैंड आपकी ऑस्ट्रेलिया के बगल में पड़ती है, ओशियाना कॉन्टिनेंट में आती है। HFI 2022 में टॉप 10
साउथ एशियन कंट्रीज़ देख लेते हैं। तो उनकी रैंकिंग पहले दे रखी है, क्षेत्रीय रैंकिंग है जो एशिया के अंदर रैंकिंग है। सिंगापुर पहले नंबर पे, वैश्विक रैंकिंग बाद में दे रखी है। तो सिंगापुर की वैश्विक रैंकिंग है 44। तो हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले क्षेत्रीय रैंकिंग देखेंगे फिर वैश्विक रैंकिंग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सिंगापुर 1 और 44। तिमोर लेस्ते दूसरे नंबर पर 65वें नंबर पर वर्ल्ड में। मलेशिया तीसरे नंबर पर और 82 नंबर पर विश्व में। चौथे नंबर पर नेपाल 84 नंबर पर विश्व में। पाँचवें में इंडोनेशिया 85 में विश्व में। भूटान छठे नंबर पर 86 नंबर पर विश्व में। फिलीपींस 7वें नंबर पर 103 नंबर पर विश्व में। थाईलैंड 8वें पर 104 नंबर पर विश्व में। श्रीलंका 9वें में 110 नंबर पर विश्व में। भारत की एशिया की रैंकिंग है, साउथ एशिया की रैंकिंग है 10वीं और भारत की वैश्विक रैंकिंग है 112। ईरान CSW से बाहर हो गया है। CSW बेसिकली कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन होता है। महिलाओं की स्थिति पर आयोग CSW कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित एक प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल निकाय है, पैनल है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक का एक कार्यात्मक आयोग फंक्शनल कमीशन है। संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य राष्ट्र किसी एक समय पर इस आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। 45 सदस्य राष्ट्रों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि इस आयोग में शामिल होता है, जिसका चुनाव आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा समान भौगोलिक वितरण इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर किया जाता है। सदस्यों का चुनाव 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। भारत भी CSW का सदस्य है, जिसका कार्यकाल 2025 तक होगा। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक ने ईरान को शेष कार्यकाल के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया है। CSW में ईरान का कार्यकाल 2022 से 2026 तक प्रस्तावित था, अतः उसे शेष कार्यकाल के लिए तत्काल प्रभाव से इस आयोग से बाहर कर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के पक्ष में 29 देशों ने मतदान किया। प्रस्ताव के विपक्ष में 8 देशों बोलीविया, चाइना, कजाकिस्तान, निकारागुआ, नाइजीरिया, ओमान, रूस और जिम्बाब्वे ने मतदान किया। मतलब ये ईरान के पक्ष में खड़े हुए दिखे, जबकि भारत सहित 16 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। उल्लेखनीय कि सितंबर 2022 में 22 वर्षीय ईरानी महिला महसा अमीनी को मोरालिटी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। उन पर सरकारी मानकों के अनुरूप हिजाब न पहनने का आरोप लगाया गया था। ऐसा कहा गया कि उसने ढंग से हिजाब नहीं पहना था। हिरासत में उन्हें पीटा गया, जिसके फलस्वरूप अमीनी की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के फलस्वरूप ईरान में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए ईरान की पुलिस ने क्रूर कार्रवाई की थी। इसी के परिणाम स्वरूप ईरान को CSW से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया गया। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 की बात कर लेते हैं। वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा किया जाता है। इस रैंकिंग के तहत किसी देश के अपनी घरेलू प्रतिभाओं के कौशल एवं योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का आकलन भी किया जाता है। स्मरणीय तथ्य 8 दिसंबर 2022 को IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2022 जारी की गई। तो 8 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2022 जारी की गई। यह इस रैंकिंग का नवा संस्करण है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग WTR 2022 में प्रति व्यक्ति मध्यम एवं उच्च आय वाली 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। तो 63 कंट्रीज़ हैं इसमें, जिसमें पहले नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे आइसलैंड है। स्विट्ज़रलैंड का स्कोर आप देख सकते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 है। लगातार 6वें वर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित एवं बनाए रखने में 63 देशों की रैंकिंग में स्विट्ज़रलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में सम्मिलित 63 देशों की सूची में भारत 52 रैंक पर है, जिसका स्कोर 42.76 है।
एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की रैंकिंग में सिंगापुर, जिसका स्कोर है 77.43, को पहला स्थान एशिया में मिला, जबकि भारत को 12वां स्थान मिला एशिया में। WTR भारत की रैंकिंग 2018 में 53, 2019 में 59, 2020 में 62, 2021 में 56, 2022 में 52। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 7 दिसंबर 2022 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2022 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तथा यूक्रेन की भावना स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। स्मरणीय तथ्य, व्लादिमीर जेलेंस्की ने मई 2019 में यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे हास्य अभिनेता, कॉमेडियन थे और पटकथा लेखक थे, उसके रूप में सक्रिय थे। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के दौरान उन्होंने विश्व भर में युद्धकाल के नेतृत्वकर्ता, वॉर टाइम लीडर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। मार्च 2022 में उनके साहस और वीरता के लिए उन्हें चेक गणराज्य के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट लाइन से सम्मानित किया जाने की घोषणा की गई। जुलाई 2022 में पोलैंड के जीवाश्म वैज्ञानिकों के एक समूह ने 150 मिलियन वर्ष पुराने 150 मिलियन ईयर्स बिफोर के फैदर स्टार के जीवाश्म का नामकरण व्लादिमीर जेलेंस्की के नाम पर ऑसिचिक्राइनाइट्स जेलेंस्की करने की घोषणा की है। AUSICHICRINITES ऑसिचिक्राइनाइट्स जेलेंस्की करने की घोषणा किसके नाम पर? फैदर स्टार के नाम पर। व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मान देने के लिए ऑसिचिक्राइनाइट्स जेलेंस्की नाम दिया गया है इसको। उल्लेखनीय कि फैदर स्टार समुद्री जीवों की एक विलुप्त प्रजाति है। दिसंबर 2022 में फाइनेंशियल टाइम्स ने व्लादिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया था। अन्य विजेता देख लेते हैं। हीरोज ऑफ द ईयर द वुमेन ऑफ ईरान महसा अमीनी। एंटरटेनर ऑफ द ईयर ब्लैक पिंक, द कोरियाई पॉप जिसको हम के पॉप बैंड कहते हैं, बहुत फेमस है साउथ कोरिया में के पॉप। फिर एथलीट ऑफ द ईयर एरॉन जज, अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी हैं। आइकॉन ऑफ द ईयर मिशेल योह, मलेशियाई अभिनेत्री हैं, इनको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है एवरीथिंग इज एवरीवेयर मूवी के लिए। इनोवेटर्स ऑफ द ईयर ग्रेगरी रॉबिन्सन, जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करने वाली नासा की टीम। तो ग्रेगरी रॉबिन्सन, जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण करने वाली नासा की टीम है। ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मिकी गायटन, अमेरिकी गायिका है। फोर्ब्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं। दिसंबर 2022 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वेमेन 2022 की सूची जारी की गई। यह इस सूची का 19वां वार्षिक संस्करण है। इस वार्षिक सूची में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं को शामिल किया गया है। स्मरणीय तथ्य, सूची में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन जर्मनी शीर्ष पर हैं, जर्मनी की हैं ये, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्डे दूसरे और संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर हैं। सूची में जहां यूएसए की टेलर स्विफ्ट सबसे युवा 33 वर्ष की सबसे शक्तिशाली महिला हैं, वहीं यूएसए की नैन्सी पेलोसी सबसे उम्र दराज 82 वर्ष की शक्तिशाली महिला हैं। ये सेनेटर थी, नैन्सी पेलोसी स्पीकर थी। और जिन्होंने कहाँ की यात्रा की थी नैन्सी पेलोसी ने? इन्होंने की थी यात्रा ताइवान की। वर्ष 2022 में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री को पहली बार शामिल किया गया है। तो जॉर्जिया मेलोनी अभी भारत की यात्रा पे भी थी और डिफेंस पार्टनरशिप के लिए भी एग्रीमेंट हुए हैं भारत और इटली के बीच में। इन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर रायसेना डायलॉग में भाग भी लिया था, भारत के रायसेना डायलॉग में। इन्हें समग्र रूप से 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। जॉर्जिया मेलोनी की बात कर रहे हैं जहाँ तक। फिर फोर्ब्स की सूची देख लेते हैं जिसमें शामिल प्रमुख महिलाएं हैं 2022 की। चौथे नंबर पे मैरी बर्रा है, अमेरिका की सीईओ जनरल मोटर्स की हैं। जनरल मोटर्स अमेरिका की बहुत अच्छी कंपनी है। फिर 12वें नंबर पर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, बुल्गारिया की हैं ये, प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की हैं ये।
एमडी हैं, प्रबंध निदेशक हैं, कहाँ की, आईएमएफ की। 17 पर साई इंग वेन है, ताइवान की राष्ट्रपति हैं ये। 33 पर जैनेट येलेन है, अमेरिका की हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वित्त मंत्री अमेरिका की। फिर 40 में जेसिंडा अर्डन है, न्यूजीलैंड की है, तत्कालीन प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की। अब इन्होंने त्यागपत्र दे लिया है। अब नए प्रधानमंत्री आ गए हैं। सना मारिन है, ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री थी। इन्होंने भी अब जब से फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ है उसके बाद कोई और पदभार संभालेगा फिनलैंड का। 94 नंबर पे है शियोमारा कास्त्रो, होंडुरास की हैं राष्ट्रपति, होंडुरास की ये। और 95 पे सामिया सुलूहु हसन, तंजानिया की हैं राष्ट्रपति, ये तंजानिया की। इस वर्ष की सूची में 6 भारतीय महिलाओं को जगह दी गई है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें नंबर पर हैं। लगातार चौथी बार इस सूची में जगह बनाई इन्होंने। 2021 में 37वें पर थी, 2020 में 41वें पर थी, 19 में 34वें नंबर पे थी, अभी 36वें नंबर पे इस साल। एससीएल की चेयरमैन रोशनी नाडर मल्होत्रा 53वें, सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच 54वें, सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल 67वें, बायोकॉन के संस्थापक किरण मजूमदार शॉ 77वें नंबर पर हैं। संस्थापक एवं सीईओ फाल्गुनी नायर, नायिका की हैं ये, तो ये 89वें स्थान पर है। 100 प्रेरक एवं प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2022 बीबीसी जो जारी करता है, तो ब्रिटिश की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है ये। तो दिसंबर 2022 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा विश्व की 100 प्रेरक एवं प्रभावशाली महिलाओं की सूची 2022 जारी की गई है। तो बेसिकली ब्रिटिश सरकार चलाती इसको, और ये जो ब्रिटेन के लोग हैं उनके टैक्स से आता है, जो ब्रॉडकास्टिंग टैक्स वो स्पेशली देते हैं बीबीसी के लिए। इस वर्ष के संस्करण की थीम है प्रगति यानी प्रोग्रेस। यह इस सूची का 10वां संस्करण है। सूची में उन महिलाओं को संदर्भित किया गया है जिन्होंने हाल ही के महीनों में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोरी हैं। इस वर्ष की सूची में 4 भारतीय महिलाएं प्रियंका चोपड़ा, शिरीषा बांदला एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, स्नेहा जावाले यह है सामाजिक कार्यकर्त्री, और हैं गीतांजलि श्री लेखिका हैं, इनको शामिल किया गया है। अब है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 EIU। दिसंबर 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2022 वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2022 नामक रिपोर्ट जारी की गई। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग एक अर्धवार्षिक सर्वेक्षण है, ट्वाइस ईयरली सर्वे है जो EIU द्वारा संचालित किया जाता है। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष जून और दिसंबर माह में जारी की जाती है। स्मरणीय तथ्य, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022 के आधार पर 172 शहरों को रैंकिंग दी गई है। रैंकिंग में न्यूयॉर्क को कीमतों के लिए आधार शहर बेस सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है। EIU के सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2022 में सिंगापुर एवं न्यूयॉर्क रैंक 1 विश्व में रहने के लिए सबसे महंगे शहर हैं। तो सिंगापुर और न्यूयॉर्क ये सबसे महंगे शहर हैं, और सिंगापुर जो है वो एशियन कंट्री है, और न्यूयॉर्क सिटी है USA की, और न्यूयॉर्क को बेस सिटी के रूप में माना गया है, मतलब आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। इससे ही सारे स्टैंडर्ड देखे जाएंगे। न्यूयॉर्क ने रैंकिंग में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। दमिश्क सीरिया विश्व में रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है। वर्ष 2022 में विश्व के अन्य किसी शहर की तुलना में उच्चतम मुद्रास्फीति दर हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट कराकास वेनेजुएला 132% में दर्ज की गई है। तो कराकास वेनेजुएला में 132% इन्फ्लेशन है। बंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद को सबसे सस्ते शीर्ष 10 शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। तो सस्ते शहरों में आते हैं ये बंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद। 172 शहरों की रैंकिंग में भारतीय शहरों का स्थान बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी 38 स्कोर के साथ 161 रैंक है। चेन्नई तमिलनाडु 37 स्कोर के साथ 164 रैंक है। अहमदाबाद गुजरात 35 स्कोर के साथ 165 रैंक है।
तो यहाँ पे एक अच्छा माना जाता है कि ये सस्ते शहर है, कोई भी आकर यहाँ पे रह सकता है, आसानी से रह सकता है, खर्च कर सकता है। भारत का जीपे जीपीएआई का अध्यक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी जीपे जीपीएआई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक मल्टी स्टेक होल्डर पहल है। यह सदस्य राष्ट्रों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक साझेदारी है। जी पाई तो जीपीएआई को आधिकारिक तौर पर 15 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। जीपीएआई के सचिवालय की स्थापना पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में की गई थी। सचिवालय कहाँ पर है जीपीएआई का? पेरिस में है, और OECD कंट्री ने इसकी स्थापना की थी। जीपीएआई के 15 संस्थापक सदस्य 14 देश यथा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ शामिल है। तो यूरोपियन यूनियन है, साथ में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए हैं। वर्तमान में जीपीएआई के सदस्यों की कुल संख्या 29 है। इसके अतिरिक्त OECD जीपीएआई में स्थायी पर्यवेक्षक परमानेंट ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहा है। दिसंबर 2020 में यूनेस्को भी जीपीएआई के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। स्मरणीय तथ्य 21 से 22 नवंबर 2022 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीएआई का तीसरा शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में आयोजित हुआ 21 से 22 नवंबर 2022 को। जीपीएआई का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तीसरा शिखर सम्मेलन था टोक्यो जापान में। इस सम्मेलन में भारत ने अगले 1 वर्ष के लिए जीपीएआई परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो भारत अध्यक्ष है। भारत ने यह अध्यक्षता फ्रांस से ग्रहण की है, इसके पहले फ्रांस अध्यक्ष था। जीपीएआई परिषद जीपीएआई काउंसिल एक मंत्री स्तरीय निकाय मिनिस्ट्रियल लेवल बॉडी है जिसमें सभी सदस्य शामिल हैं। जीपीएआई के शिखर सम्मेलन, पहला शिखर सम्मेलन 3 से 4 दिसंबर 2020 कनाडा के मॉन्ट्रियल में, दूसरा शिखर सम्मेलन 11 से 12 नवंबर 2021 पेरिस फ्रांस में, तीसरा शिखर सम्मेलन 21 से 22 नवंबर 2022 टोक्यो जापान में। और अभी अध्यक्ष कौन है? भारत है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति में पारदर्शिता को बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्तुत किया गया है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतकों में देश के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। ये 4 श्रेणियां हैं: ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुल स्कोर का 40%, नवीकरणीय ऊर्जा कुल स्कोर का 20%, ऊर्जा उपयोग कुल स्कोर का 20%, जलवायु नीति कुल स्कोर का 20%। स्मरणीय तथ्य 14 नवंबर 2022 को COP27 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, CAN क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 18वां संस्करण है। CCPI 2023 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना पाया है। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए स्थान नहीं दिया गया क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। कोई भी देश वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा के अंतर्गत रखने के मार्ग पर अग्रसर नहीं है। अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च वेरी हाई रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। डेनमार्क ने CCPI 2023 में सर्वोच्च रैंकिंग वाले देश के रूप में समग्र रूप से चौथा स्थान 79.61 हासिल किया है। ईरान 18.77 स्कोर के साथ सूचकांक में अंतिम 63वें स्थान पर है।
CCPI 2023 टॉप कंट्रीज़ कौन सी हैं? चौथे पर डेनमार्क है 79.61 स्कोर के साथ, पाँचवें पर स्वीडन है, छठे पे चिली है, सातवें पे मोरक्को है, आठवें पे इंडिया है 67.35 स्कोर के साथ। इंडिया 8वें नंबर पे है CCPI 2023 की रैंकिंग में और इसका स्कोर है 67.35। डेनमार्क चौथे पर था, इसका स्कोर था 79.61। अगर इसकी रैंकिंग के हिसाब से देखें तो इंडिया की रैंकिंग आती है 5वीं, क्योंकि रैंकिंग चौथे से स्टार्ट हो रही है। फिर CCPI 2023 ब्रिक्स देशों की स्थिति, भारत 8वें पर है 67.35 स्कोर, 38 पर ब्राज़ील है, 51 पे चाइना है, 44 पे साउथ अफ्रीका है, 59 पे रशिया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को 8वां स्कोर 67.35 प्राप्त हुआ है। भारत वर्ष 2022 की रिपोर्ट में 10वें स्थान पर था, 2021 में भी 10वें स्थान पर था। इस सूचकांक को निर्धारित करने वाली 4 श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन निम्नवत है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तो रैंक 9वीं है भारत की, समग्र रेटिंग उच्च है, स्कोर है 29.69। नवीकरणीय ऊर्जा 7.77 स्कोर है, रैंक 24 है, समग्र रेटिंग मध्यम है। ऊर्जा उपयोग में 16.03 स्कोर है, 9वीं रैंक है और उच्च समग्र रेटिंग है। और जलवायु नीति में 13.85 स्कोर है भारत का, 8वीं रैंक है भारत की और मध्यम समग्र रेटिंग है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, 3 नवंबर 2022 को इंसीड बिजनेस स्कूल INSEAD बिजनेस स्कूल द्वारा पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट HCLI के सहयोग से वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 GTCI 2022 जारी किया गया। यह सूचकांक का नवा संस्करण है जिसका शीर्षक है द टेक्टोनिक्स ऑफ टैलेंट इज द वर्ल्ड ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स इंक्रीज टैलेंट इनइक्वालिटीज़। तो रिपोर्ट कौन सी है? ये ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स GTCI 2022 है। कौन कौन इसको लॉन्च कर रहा है? इंसीड बिजनेस स्कूल है और पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट, साथ ही साथ कौन सा है? ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट है। तो इंसीड बिजनेस स्कूल द्वारा पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से GTCI 2022 जारी किया जा रहा है नवंबर 3, 2022 को। इसकी थीम है द टेक्टोनिक्स ऑफ टैलेंट इज द वर्ल्ड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स इंक्रीज टैलेंट इनइक्वालिटीज़। स्मरणीय तथ्य GTCI 2022 में 133 देश शामिल हैं। इसके साथ ही प्रस्तुत वैश्विक शहर प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 GCTCI ग्लोबल सिटी टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कुल 175 शहरों को शामिल किया गया है। तो इसमें टोटल कितने शहर हैं? 175 शहर हैं GCTCI में। GTCI 2022 में प्रथम 5 स्थानों पर क्रमशः स्विट्जरलैंड है, दूसरे पर सिंगापुर है, तीसरे पे डेनमार्क, चौथे पे USA, पाँचवें पे स्वीडन। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, USA और स्वीडन। अंतिम 5 पर चैड है 133 पे, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, CAD है और CDR कह सकते हैं इसको, 132 पर है। इथियोपिया है 131 पर, अंगोला 130 पर, माली 129 पर। भारत की स्थिति, भारत 101 रैंक पर है, समग्र स्कोर है 28.90। आय वर्ग निम्न मध्यम आय, क्षेत्र है मध्य और दक्षिणी एशिया, क्षेत्रीय रैंकिंग है 4 यानी चौथी। GCTCI 2022 में भारत के 8 शहरों को स्थान मिला है। ये 8 शहर हैं। बंगलुरु 125 नंबर पर है, मुंबई 135 नंबर पे है, चेन्नई 142 पर है, पुणे 146 पर है, हैदराबाद 147 पर है, दिल्ली 159 पर है, कोलकाता 162 पर है, सूरत 169 पर है। और टोटल कंट्रीज़ कितनी है? 175, जो हमने ऊपर देखा था। 175 कंट्रीज़ हैं, सॉरी 175 सिटीज़ हैं। टोटल कितने शहर हैं? 175 शहर हैं, जिनमें से हमारे शहरों की रैंकिंग आप देख सकते हैं। बंगलुरु 125 पे है, मुंबई 135 पर, चेन्नई 142, पुणे 146, हैदराबाद 147, दिल्ली 159, कोलकाता 162, सूरत 169।
जबकि GCTCI 2022 में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को को टॉप स्थान मिला है, वहीं ढाका बांग्लादेश को 175वां स्थान मिला है। अब बात करते हैं हम वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 4 कारकों के आधार पर देशों को अंक प्रदान करता है। ये जो कारक है, 4 कारक, ये कारक सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, बिजनेस इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट, सरकार और सिविल सेवा में पारदर्शिता, गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी, रिश्वत प्रतिरोध तंत्र और उनका प्रवर्तन, एंटी ब्राइबरी डिटरेंस एंड एनफोर्समेंट, और मीडिया की भूमिका सहित नागरिक समाज की निगरानी हेतु क्षमता, कैपेसिटी फॉर सिविल सोसाइटी ओवरसाइट इंक्लूडिंग द रोल ऑफ मीडिया है। देशों को 1 से 100 के बीच में अंक दिए गए हैं या दिए जाते हैं, जिसमें 1 सबसे कम जोखिम और 100 उच्चतम जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है। स्मरणीय तथ्य, नवंबर 2022 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक को रिश्वतरोधी मानक निर्धारण संगठन TRACE द्वारा जारी किया गया था। इस सूचकांक में 194 देशों को शामिल किया गया है। सूचकांक के तहत समग्र स्कोर 4 के साथ नॉर्वे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उत्तर कोरिया ने समग्र स्कोर 93 के साथ अंतिम स्थान 194वां स्थान प्राप्त किया। नवीनतम सूचकांक में भारत ने 86वां 86th पोजीशन को होल्ड किया है। स्कोर है भारत का 48, जबकि 2021 में भारत का स्थान 82 था। अब है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। वर्ष 2008 में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित की जा रही है। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। वर्ष 2022 का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इस रिपोर्ट का 13वां संस्करण है। तो 2022 में कौन सा संस्करण था? 13वां था। 2023 में ऑब्वियसली 14वां संस्करण होगा। इस सूचकांक ने देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन 8 कारकों 8 फैक्टर्स में विभक्त 44 संकेतक यानी 44 इंडिकेटर्स के आधार पर किया है। स्मरणीय तथ्य है 26 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJ रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 जारी किया गया। यह सूचकांक विश्व के 140 देशों या क्षेत्राधिकारों में कानूनों के शासन रूल ऑफ लॉ का मूल्यांकन करता है। सूचकांक में शामिल 3 देश कौन से हैं? डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड, बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। डेनमार्क का स्कोर बस देख लीजिए आप, ये है 0.90 और 2022 में रैंकिंग डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड की 1, 2, 3 थी। 2021 में भी सेम रैंकिंग थी इनकी, कोई फ़र्क नहीं है। सूचकांक में अफगानिस्तान 138 पर, कंबोडिया 139 पर, वेनेजुएला 140 पर, जो कानून के शासन के अनुपालन के संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं। सूचकांक में शामिल 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल 69, श्रीलंका 74 और भारत 77 क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। तो 6 दक्षिण एशियाई देशों में भारत 30वें पर है। ये तीसरा स्थान है, 77 पोजीशन है जो रैंकिंग की पोजीशन है, और साउथ एशिया में इसकी तीसरी पोजीशन है। पहले पर नेपाल है, दूसरे पर श्रीलंका है, तीसरे पर भारत है। इसके अतिरिक्त सूचकांक में शामिल 38 निम्न मध्यम आय लोअर मिडिल इनकम वाले देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर है। बात करते हैं वैश्विक भूख सूचकांक 2022 की। वैश्विक भूख सूचकांक का सृजन वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा की गई थी। हालांकि 2018 में IFPRI ने वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन से स्वयं को अलग करने का निर्णय लिया। तब से यह सूचकांक वेल्ट हंगर हेल्थ एवं कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतकों यथा अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट, बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी के आधार पर तैयार किया जाता है। तो 4 संकेतक क्या है? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है, जबकि 100 ऑब्वियसली खराब स्कोर होगा सबसे ज़्यादा। इस सूचकांक में GHI स्कोर के 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिनके आधार पर किसी देश में भुखमरी की तीव्रता सीवियरिटी का आकलन किया जाता है, जो निम्नवत हैं। पहले नंबर पर 9.9 या उससे कम स्कोर निम्न यानी लो, फिर 10 से 19.9 स्कोर मध्यम मॉडरेट,
फिर है 20 से 34.9 स्कोर गंभीर सीरियस, 35 से 49.9 स्कोर भयावह यानी अलार्मिंग, और 50 या उससे अधिक का स्कोर भुखमरी की चरम भयावह एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति को प्रदर्शित करता है। स्मरणीय तथ्य 13 अक्टूबर 2022 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक का 17वां वार्षिक संस्करण है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट खाद्य प्रणालियाँ रूपांतरण एवं स्थानीय प्रशासन, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नेंस विषय पर केंद्रित है। फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नेंस ये विषय है इसका। जीएचआई रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व के 828 मिलियन लोग अल्पपोषित हैं, अंडर नरिश हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार वैश्विक जीएचआई स्कोर 18.2 है, जो भूख की मध्यम मॉडरेट प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2022 में विश्व में साउथ एशिया जीएचआई स्कोर 27.4 है में भुखमरी का स्तर सर्वाधिक है। इसके बाद अफ्रीका का साउथ ऑफ द सहारा, तो जो साहेल रीजन उसके नीचे का पोर्शन हो सकता है ये। जीएचआई स्कोर 27 से इसका स्थान है। फिर इसके बाद जीएचआई 2021 में वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया जीएचआई स्कोर 50.8 भुखमरी की चरम भयावह एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति में था। जीएचआई 2022 में कोई भी देश इस श्रेणी में शामिल नहीं है, जबकि 5 देश हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कॉन्गो, लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो को ही कहा जा रहा है, फिर मेडागास्कर एवं यमन भुखमरी की भयावह यानी अलार्मिंग स्थिति का सामना कर रहे हैं। तो जीएचआई 2022 में कोई भी देश इस श्रेणी में शामिल नहीं है एक्सट्रीमली अलार्मिंग में। और जो 5 देश हैं जो अलार्मिंग में है, अलार्मिंग कंडीशन भयावह स्थिति में है भुखमरी की, तो ये है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, तो ये मिडिल अफ्रीकन जो आपके गणराज्य हैं तो वो आ रहे हैं। ये चैड आ रहा है, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य आ रहा है, कॉन्गो कंट्री आ रही है, मेडागास्कर आ रहा है, यमन आ रहा है। तो बेसिकली यमन एशिया का पार्ट पड़ जाता है, मेडागास्कर आइलैंड कंट्री है, और बाकी ये आपकी साहेल रीजन के आसपास की कंट्री हैं। 4 और देशों यथा बुरुंडी, सोमालिया, साउथ सूडान तथा सीरिया को अनंतिम प्रोविजनल रूप से भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। जीएचआई 2022 के अनुसार मध्य अफ्रीकी गणराज्य में अल्पपोषण अंडर नरिशमेंट की दर सर्वाधिक 52.2% है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन स्टंटिंग और के मामले यमन में सर्वाधिक है, 55.5% है, क्योंकि यमन में युद्ध चल रहा है लगातार। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन वेस्टिंग के सर्वाधिक मामले भारत में 19.3%। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर सोमालियन में सर्वाधिक है, 11.5%। 2022 में जीएचआई रिपोर्ट में विश्व के 121 देशों के जीएचआई स्कोर की गणना कर उन्हें रैंकिंग दी गई है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में 17 ऐसे देशों को शामिल किया गया है जिनका जीएचआई स्कोर 5 से कम है। इन देशों को अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान नहीं की गई है, बल्कि सामूहिक रूप से इन्हें 1 से 17 रैंकिंग तक सूचीबद्ध किया गया है। कोस्टा रिका एवं यूएई जीएचआई स्कोर 5.3 संयुक्त रूप से इस सूचकांक में 18वें नंबर पर है। जीएचआई में ब्रिक्स देशों की स्थिति 2022 में ब्राज़ील 20वीं रैंक है, स्कोर है जीएचआई 5.4। रूसी संघ है उसका 28 रैंक है, स्कोर है इसका 6.4। भारत की 107 रैंक है, जीएचआई स्कोर 29.1। चाइना 1 से 17 रैंक समूह में है, स्कोर 5 से कम है। साउथ अफ्रीका 59 रैंक है और स्कोर 12.9 है। तो बेसिकली डब्ल्यूटीओ अभी क्या कह रहा है भारत से कि फूड सब्सिडी ना दी जाए, किसानों को सब्सिडी ना दी जाए, और जो डीबीटी प्रोग्राम पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भारत चला रहा है उसको भी बंद किया जाए। लेकिन जो अपनी रिपोर्ट ये लोग निकाल रहे हैं उसमें भारत की स्थिति को इतना भयावह बता रहे हैं कि भारत में कौन सी समस्या है। भारत में दुबलापन वेस्टिंग के सर्वाधिक मामले हैं 19.3%। तो ये इनके दोहरे मानक हैं। एक तो भारत को इनको बाहर निकालना चाहिए, तो अच्छे से ज़्यादा भारत को छूट मिलनी चाहिए। तो जीएचआई 2022 अंतिम 5 देश कौन से हैं? 121वें पर है यमन 45.1 स्कोर के साथ जीएचआई स्कोर है। 120 पर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इसमें 44 स्कोर है। 119 में मेडागास्कर 38.7 स्कोर। 118 पे कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य
37.8 स्कोर, 117 पे चैड 37.2 स्कोर। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 121 देशों में 107 है और GHI स्कोर 29.1 है। स्पष्ट है कि GHI 2022 में भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं हम QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की 2023 की। इस रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी QS, इसका नाम है क्वैकवर्ली साइमंड्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। QS आप याद रखिए। गौरतलब है कि वर्ष 2009 में वार्षिक आधार पर इसका प्रकाशन किया जा रहा है। यह रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है। स्मरणीय तथ्य 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन THE ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 जारी की। 8 नवंबर 2022 को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। यह रैंकिंग का 15वां संस्करण है। इस वर्ष की रैंकिंग में 760 संस्थानों को शामिल किया गया है। 760 इंस्टीट्यूट है, उनकी रैंकिंग है ये। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय चीन के हैं। मुख्य भूमि चीन के जो मेनलैंड चाइना है, ताइवान इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, उसमें 125 है। शायद हांगकांग को भी इंक्लूड नहीं कर रहे होंगे, हांगकांग मकाऊ को भी। फिर इसके बाद देख लेते हैं अपन एशिया के 3 शीर्ष विश्वविद्यालय कौन से 2023 के। पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना का, मेनलैंड चाइना का, स्कोर है इसका 100 आउट ऑफ 100। दूसरा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर का है 97.4। तीसरा है सिंघुआ, ये विश्वविद्यालय कहाँ का है, चाइना, मेनलैंड चाइना का, 97.3 स्कोर। वर्ष 2023 की रैंकिंग में कुल 118 भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थानों को शामिल किया गया है। 2023 में टॉप 100 में शामिल भारतीय इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ कौन से हैं। भारत की जो पहली रैंकिंग है एशिया की 40वीं रैंकिंग है, स्कोर 68.7 है, IIT बॉम्बे महाराष्ट्र। दूसरी रैंकिंग भारत की है, एशिया की 46 रैंकिंग है, 64.9 इसका स्कोर है, IIT दिल्ली। तीसरी रैंकिंग है भारत की, एशिया की 52 रैंकिंग है और समग्र स्कोर 59.9, IIT बेंगलोर कर्नाटक। चौथी रैंकिंग है 53 एशियाई रैंकिंग है और 59 समग्र स्कोर है, IIT मद्रास तमिलनाडु। पाँचवीं रैंकिंग है और एशियन रैंकिंग 61 है और स्कोर कितना है, 55.4 है, IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल। छठी रैंकिंग है इंडिया की और 66 रैंक है एशिया की और 52.4 स्कोर है, IIT कानपुर का, उत्तर प्रदेश में है। सातवां इंडिया की रैंकिंग है, एशिया की रैंकिंग 85 है, 47.1 स्कोर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो पहले पर है IIT बॉम्बे, दूसरे पर है IIT दिल्ली, तीसरे पे IIT बेंगलोर, चौथे पे IIT मद्रास, पाँचवें पे IIT खड़गपुर, छठे पे IIT कानपुर, सातवें पे DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2023। टाइम्स का वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन THE का एक वार्षिक प्रकाशन है। 2023 की रैंकिंग 5 क्षेत्रों में विभक्त 13 प्रदर्शन संकेतकों परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर आधारित है। स्मरणीय तथ्य 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन THE ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2023 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 जारी की। 2023 की रैंकिंग में 104 देशों एवं क्षेत्रों के कुल 1799 यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग दी गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में 19 वर्षों के इतिहास में शामिल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में यह सबसे बड़ा संस्करण है। समग्र रैंकिंग में USA के सर्वाधिक 177 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। इसके बाद क्रमशः जापान 117 यूनिवर्सिटीज़ हैं, UK 103 यूनिवर्सिटी, चाइना 95 यूनिवर्सिटीज़, इंडिया 75 यूनिवर्सिटीज़ का स्थान है। तो पहले पे USA, दूसरे पे जापान, तीसरे पे UK, चौथे पे चाइना, पाँचवें पे इंडिया। रैंकिंग में UK के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को टॉप पहला स्थान मिला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पर काबिज है। चीन की सिंघुआ विश्वविद्यालय 16वीं रैंकिंग पर है, एशिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त नहीं कर सका है। शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु।
अब इसके बाद नोबेल पुरस्कार हैं। नोबेल पुरस्कार 2022 के 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी एल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में उल्लिखित उनकी इच्छा को पूर्ण करने हेतु 1900 में एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जा रहे हैं, जबकि एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजेस रिक्सबैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक, ने 1968 में की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। स्मरणीय तथ्य 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम, स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, इसको फिर से देख लीजिए, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2022 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022, इसको हम पढ़ते कैसे हैं, सिवरेजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल 2022 की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, पहले है बेनेस बर्नाके, द ब्रुकलिंग्स इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन डीसी, यूएसए के हैं ये बेनेस बर्नाके। दूसरे हैं डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूएसए के हैं। तीसरे फिलिप एच डायबविग, ये वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस, यूएसए के हैं। तीनों यूएसए के हैं, बेनेस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायबविग, ये तीनों यूएसए के हैं। इनको किसका मिला है तो ये देख लीजिए आप, इनको अर्थशास्त्री मतलब इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है। इन तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध, फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 8 अक्टूबर 2022 को ऑस्लो, नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज़ की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार एक व्यक्ति तथा 2 संगठनों को दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? एलेस बियालियावस्की। बेसिकली अभी ये बेलारूस के हैं और बेलारूस की जेल में बंद हैं, क्योंकि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो ये रडार में आ गए बेलारूस के और इनको जेल में बंद कर दिया गया। दूसरे पर है मेमोरियल, तीसरे पर है सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज़। तो इसमें देख लेते हैं, एलेस बियालियावस्की बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इन्होंने 1996 में बेलारूस में हुए विवादास्पद संवैधानिक संशोधनों की प्रतिक्रिया स्वरूप वायसना नामक संगठन की स्थापना की थी। मेमोरियल एक मानवाधिकार संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ में की गई थी। इसके संस्थापकों में वर्ष 1975 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रेई सखारोव और मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वेतलाना गन्नुशकीना शामिल थीं। यूक्रेन में मानवाधिकारों एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ की स्थापना की गई। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 देख लेंगे। बेसिकली ऊपर जो आपका नोबेल पीस प्राइज़ है, ये रशिया को काउंटर करने के लिए दिए गए। सारे रशिया के अगेंस्ट जितने लोग थे उन सभी को दिया गया है। तो बेलारूस रशिया के साथ है, तो बेलारूस में मानवाधिकार कार्यकर्ता को दिया गया है। यूक्रेन में किसी को मिला है, किसी को रशिया में जो रशियन पार्टी के खिलाफ है उनको मिला है। तो बेसिकली एक तरीके का हथियार है नोबेल पीस प्राइज़। फिर इसके बाद हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इसके पहले क्या था, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 6 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश एकेडमी द्वारा वर्ष 2022 हेतु साहित्य के नोबेल पुरस्कार द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर की घोषणा की गई। वर्ष 2022 हेतु इस नोबेल पुरस्कार में 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो को प्रदान किया गया। तो 82 साल की एनी अर्नो, जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये फ्रांसीसी हैं एनी अर्नो। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला हैं ये, जबकि समग्र रूप से 17वीं महिला हैं ये। इनका प्रथम उपन्यास है लेस
आर्मोरीज विदेस, अंग्रेजी में वर्ष 1990 में क्लीन्ड आउट नाम से प्रकाशित, वर्ष 1974 में प्रकाशित हुआ था लेस आर्मोरीज विदेस। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास है अ मैन्स प्लेस, अ वुमेन्स स्टोरी, द ईयर्स। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 5 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2022 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री की घोषणा हुई। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। कैरोलिन आर बर्टोजी, कैरोलिन आर बर्टोजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। मॉर्टन मेल्डल, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क, मॉर्टन मेल्डल। तीसरा है के बैरी शार्पलेस, स्क्रिप्स रिसर्च अमेरिका। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। बैरी शार्पलेस एवं मॉर्टन मेल्डन ने रसायन विज्ञान के एक नए कार्यात्मक रूप फंक्शनल फॉर्म क्लिक केमिस्ट्री की आधारशिला रखी थी। बैरी शार्पलेस तथा मॉर्टन मेल्डल ने रसायन विज्ञान में एक नए कार्यात्मक रूप फंक्शनल फॉर्म क्लिक केमिस्ट्री की आधारशिला रखी थी। इसके आगे क्या है? बैरी शार्पलेस के बारे में हमने देख लिया, मॉर्टन मेल्डल के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं कैरोलिन बर्टोजी की। ने क्लिक केमिस्ट्री को एक नए आयाम तक पहुंचाया, जीवित जीवधारियों पर इसका प्रयोग करना आरंभ किया। कैरोलिन ने बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रियाओं का विकास किया जो जीवित जीवधारियों के अंदर कोशिका के सामान्य रसायन शास्त्र को बाधित किए बिना संचालित होती है। तो कैरोलिन ने किस पर काम किया है? बायो ऑर्थोगोनल अभिक्रिया पर। उल्लेखनीय है कि यह दूसरा अवसर है जब बैरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पूर्व इन्हें 2001 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार को 2 बार जीतने वाले ये दूसरे वैज्ञानिक हैं। उल्लेखनीय है कि फ्रेडरिक सेंगर यूके रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार को 2 बार 1958 से 1980, 1958 और 1980 में जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की। 4 अक्टूबर को दिया गया था स्वीडन में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 2022 के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स दिया गया। यह संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एलन एस्पेक्ट फ्रांस के, जॉन एफ क्लाजर अमेरिका के, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स के एक विचित्र गुण आपस में घुथे हुए फोटॉन इंटेंगल्ड फोटॉन्स पर किए गए प्रयोगों बेल असमानता नियम के उल्लंघन को स्थापित करने, इस्टेब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज़ और क्वांटम सूचना विज्ञान में क्रांति लाने के लिए प्रदान किया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने इंटेंगल्ड क्वांटम अवस्था इंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट्स पर क्रांतिकारी प्रयोग संचालित किए हैं। अब मेडिसिन का देख लेते हैं। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 3 अक्टूबर 2022 को द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्क इंस्टीट्यूट स्वीडन द्वारा 2022 हेतु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार द नोबेल प्राइज इन द फिजियोलॉजी और मेडिसिन दिया गया। इस वर्ष यह पुरस्कार किसको दिया गया है? इस साल का पुरस्कार दिया गया है स्वीडन के रवांते पावो को, जिसको हम स्वांते पाबो भी पढ़ सकते हैं। रवांते पाबो, स्वांते पाबो है बेसिकली ये। तो स्वांते पाबो को दिया गया है। और ये कौन देता है, कौन जारी करता है? द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जारी करती है मेडिसिन का या फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज। स्वांतो पाबो को मिला है। इन्हें यह पुरस्कार विलुप्त मानव नुमा आदि मानव प्रजाति, जिसको हम होमिनिन्स कहते हैं, उसके जीनोम और मानव विकास ह्यूमन इवोल्यूशन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। तो ह्यूमिनिन्स के जो जीनोम, आदि मानव के जीनोम बेसिकली जीनोम कोडिंग होती है, कितने जीन्स मिलते हैं, तो उसकी पूरी कोडिंग कर ली इन्होंने आदि मानव की।
तो उनकी कोडिंग, जीन कोडिंग के लिए, जीनोम के लिए, होमिनिन्स के लिए इनको वो पुरस्कार मिला है, और मानव विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन से संबंधित उनकी खोजों के लिए मिला है। उन्होंने निएंडरथल के जीनोम की संरचना का मापन, जीनोम सीक्वेंसिंग की है, जो वर्तमान समय के मनुष्य के विलुप्त पूर्वज या संबंधी है। तो जीनोम कोडिंग की है, जीनोम सीक्वेंसिंग की है निएंडरथल की। निएंडरथल मानव है, आदि मानव है, उसकी की है इन्होंने पूर्व में अज्ञात डेनिसोवा नामक मानव नुमा प्रजाति की खोज भी की है। डेनिसोवा बेसिकली इंडियंस प्रजाति, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले डेनिसोवा थे। पाबो की महत्वपूर्ण खोजों ने विज्ञान की एक नई शाखा को जन्म दिया है, जिसे पैलियोजीनोमिक्स कहते हैं। चलिए अब अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।